सीबीआई ने अपने हलफनामे में वाज़ेह तौर पर कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी था और गुजरात पुलिस के बाद अफसरों ने इस घिनौने जुर्म को अंजाम दिया था। सीबीआई ने इस इनकाउंटर को स्टेज्ड इनकाउंटर करार दिया है। सीबीआई का कहना है कि इस इनकाउंटर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुसूसी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार समेत आईबी के दीगर अफसरों के रोल की मजीद तहकीकात की जरूरत है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये इनकाउंटर में मुलविस हैं या नहीं। सीबीआई ने केस की तहकीकात के लिए मजीद वक्त मांगा है। सीबीआई की चार्जशीट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि राजेंद्र कुमार और पीपी पांडे ने इशरत और जावेद से इनकाउंटर से कुछ रोज कबल खोदिया में बातचीत की थी, जो इस बात को साबित करता है कि इशरत को पुलिस अफसर एनके अमीन और तरुण भरोट वसाट से अगवा कर लाए थे। ताहम सीबीआई ने इस अमर पर कोई रोशनी नहीं डाली कि इनकाउंटर में हलाक हुए अफराद दहशतगर्द थे या नहीं। आज चार्जशीट फाइल हुई है और अभी जस्ट रिसेंटली सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है और उसके अंदर 5-6 एक्यूज को चार्जशीट किया है, बाकी को कुछ 169 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है और उसमें 4-5 लोगों के अगेंस्ट में उन्होंने बोला है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जिसमें एक 3 आईबी के ऑफिसर्स हैं, एक राजीव वानखेड़े, एमके सिन्हा, राजेंद्र कुमार, टी मित्तल और एंड अदर्स लिखा हुआ है कि औरों के खिलाफ भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 173A। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इशरत जहां व दीगर 3 अफराद के इनकाउंटर के वक्त राजेंद्र कुमार गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे। सीबीआई ने यह भी इंकशाफ किया है कि इनकाउंटर के वक्त गुजरात पुलिस के अफसरों को अहमदाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के नाम पर तैनात किया गया था ताकि इनकाउंटर को खुफिया तौर पर अंजाम दिया जा सके। ताहम सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट में राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं किया है। सीबीआई का कहना है कि इनकाउंटर में कुमार के मुलविस होने की मजीद जांच की जरूरत है। सीबीआई की चार्जशीट में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और साबिक वजीर ममलिकत दाखिला अमित शाह का नाम भी शामिल नहीं है। सीबीआई ने डीसी वंजारा, तरुण भरोत, एनके अमीन समेत 8 पुलिस अफसरों को इस केस में मुलजिम बनाया है। इन पुलिस अफसरों पर अगवा और कत्ल के इल्जामात आयद किए गए हैं। सीबीआई ने जोर देकर कहा है कि चार्जशीट सियासत पर नहीं बल्कि शवाहिद की बुनियाद पर तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर इशरत जहां के घर वालों ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इशरत के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदे और अपोजिशन का ख्याल किए बगैर कसूरवारों को सजा दी जाए। इस मौके पर एनसीपी लीडर राजेंद्र अहवार ने कहा कि इशरत जहां के फर्जी एनकाउंटर को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। समाजी कारकुन रऊफ लाला ने कहा कि अधूरे इंसाफ से इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता। रिपोर्ट सीबीआई की आई है, उससे हम खुश बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को पूरी इस बात की खुशी नहीं है, क्योंकि ये जो बात हम 14 साल से कह रहे हैं कि मेरी बहन बेगुनाह है, निर्दोष है, आज वो वही बात कानून कह रही है। कानून में साबित हो गया है कि उनका कत्ल हुआ है, उनको मारा गया है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ ऑफिसर्स का नाम इसमें आया है, लेकिन मुझे पूरी इस बात की खुशी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी बहन को मरवाया है, जिन लोगों ने बहुत बुरी तरह से उनका कत्ल किया, उनको मारा है, उन लोगों को पूरी तरह से अभी नाम नहीं आया है, उन लोगों को सजा नहीं मिली है, इसलिए हम लोग अभी पूरी तरह से खुश नहीं हैं। 9 साल इस परेशानी को एक माँ ने झेला है। 9 साल से मैं बोलती आ रही हूँ कि मेरी बेटी बेगुनाह है, बेगुनाह है, बेगुनाह है, और आज वो कोर्ट ने साबित कर दिया। देखिए, अधूरा इंसाफ जो है वो इंसाफ नहीं होता। हम समझते हैं कि जो चार्जशीट अभी आई है उसमें वो ऑफिसर जिन्होंने इशरत जहां का मर्डर किया है उनके नाम चार्जशीट हो गई है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि अभी भी 1-2 कदम हम दूर हैं। चार्जशीट में एक एरिया ओपन रखा है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जाएगी। 4 आईडी ऑफिसर्स के नाम उसमें दिए है, उसमें प्रमुख नाम राजेंद्र कुमार जी का है और वो चार्जशीट उनकी इंक्वायरी होके, और अदर्स भी कहा है। अदर्स का मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने
इस एनकाउंटर में कॉन्स्पिरेसी का केस दायर हुआ है। और जैसे मेरे पहले जिन्होंने बात की और राणा साहब ने आपको बताया कि आईबी जो भी मालूमात देती है वो स्टेट इंटेलिजेंस को दी जाती है और स्टेट इंटेलिजेंस वो मालूमात मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जाके बताते हैं। ये पूरे देश की व्यवस्था में, पूरे देश की ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में ये किया जाता है। और इसका मतलब यह है कि इस कॉन्स्पिरेसी में उस वक्त के मुख्यमंत्री शामिल थे। हमें उस दिन तक न्याय मिला ऐसा हम नहीं मानेंगे जब तक देश को यह नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था, किसने यह हत्या करवाई और इसका आनंद किसने लिया है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर रद्देमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मुल्क के अवाम इस हकीकत से पहले ही वाकिफ हो चुके थे कि यह इनकाउंटर फर्जी था। कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने कहा कि अब सीबीआई ने भी इस पर मोहर सख्त कर दी है। मीम अफजल का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में कई फर्जी इनकाउंटर्स करवाए हैं। इंसाफ जो है वो अपना आप सामने आता है और किसी भी बेगुनाह को मारेंगे तो उसका खून जरूर रंग लेकर आता है। इस एनकाउंटर को लेकर सर शुरू से कांग्रेस कहती रही कि फर्जी एनकाउंटर रहा है, क्या आप लोगों की बात सच हुई है? क्योंकि हमेशा से आप लोग मुद्दा बनाते रहे हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का पूरा देश इस बात को कहता रहा है और सबसे ज्यादा मीडिया ने इस बात को सामने रखा कि ये फर्जी एनकाउंटर था। और ये एक नहीं है, कई ऐसे एनकाउंटर्स वहां पर फेक हुए हैं मोदी के राज में और जाहिर है कि अब हकीकत सामने आ रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर इशरत जहां इनकाउंटर मामले में सियासत करने का इल्जाम लगाया है कि आतंकी हमलाओं में, आतंकी एनकाउंटर्स में कांग्रेस पार्टी सियासत करना बंद करें, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की मामला है और ये मुद्दा जो इशरत जहां की मामला है, एनकाउंटर है, ये शुरू हुआ मतलब एनकाउंटर भी उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में आने के बाद ही हुआ। वहीं सीपीएम पोलिट ब्यूरो के रुकन बृंदाक्रात ने रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि सीबीआई की चार्जशीट ने मोदी हुकूमत की पोल खोल दी है। सीबीआई की चार्जशीट ने जो मोदी सरकार की तरफ से महामिथ्या प्रचार अभियान चला रहे थे कि ये इनकाउंटर नहीं, ये तो खुद उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, ये बिल्कुल साबित हो गया है कि कितनी महा गलत और मिथ्या कैंपेन था। उधर इस मामले पर जेडीयू का कहना है कि मुल्क ये जानना चाहता है कि इनकाउंटर की साजिश किसने रची थी। नई बात सीबीआई नहीं कह रही है, असली बात यह है कि किन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी किया, किन लोगों की साजिश थी, कौन लोग इसमें शामिल थे, किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ। ये जानकारी जो है जरूरी है और देश की जनता यही जानकारी चाहती है। अभी जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है, मैंने सुना सीबीआई के डायरेक्टर का कहना था कि साहब ये प्रिलिमिनरी चार्जशीट है, इन्वेस्टिगेशन उनका जारी रहेगा और कॉन्स्पिरेटर का वो पता लगाएंगे। तो हम लोग इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि कॉन्स्पिरेटर कौन है। ये बात तो सबके सामने है, घोषित है कि इनकाउंटर जो है फर्जी था। खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है, बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना कीरों की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित।
Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अक़लियतों के लिए मुल्क भर में 5 यूनिवर्सिटियों के क़याम को लेकर मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान पुरअज़्म हैं। उन्होंने कई मकामात पर 5 यूनिवर्सिटियां बनाए जाने का ऐलान भी किया है। इस सिलसिले में फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वज़ीर पल्लम राजू से बातचीत भी की जा चुकी है। पल्लम राजू भी अक़लियतों के लिए 5 यूनिवर्सिटियों के क़याम के हक में हैं। 5 यूनिवर्सिटी का अनाउंस किया। किस तरह से सपोर्ट रहेगी आपकी? Of course, we've had a meeting on this, and we are, with the idea, and we want to encourage that. Thank you, sir. Under your leadership, I want you to be associated with Noble Education Foundation and serve the people around. दिल्ली में इमाम हुसैन की यौम पैदाइश की मुनासबत से जिक्र मोहसिन इंसानियत के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हसन आरा ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद हुई तकरीब में मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने कहा कि इमाम हुसैन का पैगाम आज भी सारी इंसानियत और हक परस्तों की रहनुमाई कर रहा है। अपना घर लुटा दें, ये उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन इमाम हुसैन का पैगाम आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, इसलिए कि जितना आजकल जुल्म हो रहा है उतना जुल्म कभी नहीं हुआ, जितना अत्याचार आजकल हो रहा है उतना अत्याचार कभी नहीं हुआ, जितनी औरतों की इस्मतें आजकल लूटी जा रही इतनी कभी नहीं लूटी। इमाम का जिहाद इसी के ख़िलाफ़ था, जालिमों के ख़िलाफ़ था, मज़लूमों के ख़िलाफ़ नहीं। जहाँ जहाँ भी इंसानियत पे जुल्म और सितम हो रहा है उसके पीछे यजीदी कैरेक्टर अपना खूंखार चेहरा दिखला रहा है, और जहाँ जहाँ बेतेगो तबर मजलूमों की हिमायत के लिए लोग हक की आवाज़ उठा रहे हैं और सरफरोशाना शहादत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अमली ज़िंदगी उनकी रहनुमाई कर रही है। रुक करेंगे मगरबी बंगाल का, जहां रमजान में होने वाले पंचायत इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में हतमी फैसले को मुस्लिम तंजीमों ने कबूल कर लिया। ताहम 19 जुलाई जुमे के दिन होने वाले इलेक्शन की तारीख में तब्दीली समेत इलेक्शन में काम करने वाले मुस्लिम मुलाजमीन को खुसूसी रियायत देने की अपील की। इसके अलावा मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में ज्यादा बूथ बनाए जाने और 4 बजे तक वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लेने की भी मांग की गई। कल कोलकाता में मुसलमानों की 16 तंजीमों की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई। मुस्लिम यूथ फेडरेशन के चेयरमैन कमरुज़्ज़मा ने रमजान के तय सियासी जमातों के रवैये और इस पर की जा रही सियासत को अफसोसनाक बताया। इलेक्शन के काम से उनको रिहाई दिया जाए और जिस मुस्लिम मोहल्ला में 40% के ज़्यादा मुसलमान लोग हैं उन बूथ में डबल सेटअप लेके 4 बजे के अंदर विदाउट लाइन वोट लेने का बंदोबस्त किया जाए। स्टेट इलेक्शन कमीशन को और स्टेट गवर्नमेंट को उस सुप्रीम कोर्ट में फिर एक अपील किया जाए, जुमा को दिन बदल करके वो एक दिन पहले या एक दिन बाद वो इलेक्शन का व्यवस्था किया जाए।
वहीं रमजान के महीने में हो रहे पंचायत इलेक्शन पर अब सियासत तेज हो गई है। मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एहतराम का ऐलान किया है। वहीं सियासी जमातें रमजान में इलेक्शन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रही हैं। इस मामले में हुकूमत के बचाव में शाही इमाम मौलाना बरकती भी आगे आए। उन्होंने इसे सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी की सियासत बताया। मौलाना बरकती ने इन पार्टियों पर ममता हुकूमत को बदनाम करने का इल्जाम लगाया। कल कोलकाता प्रेस क्लब में तृणमूल अक़लियती सेल की जानिब से मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना बरकती ने मुसलमानों की तरक्की के तई ममता हुकूमत के इक़दामात की सताइश की। ये सब करने से मुसलमान नाराज हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो हासिल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को नहीं माना, वो अपनी बात रखेगा। वो कहा जो हो गया, रिट पिटीशन तो नहीं होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। रमजान का मुकद्दस महीना ये जरूर है कि मुसलमानों के सेंटिमेंट है आउटरीच है। मुल्क में ईमानदार बासलाहियत मुस्लिम लीडरशिप की कमी दूर करने और उलमा को जदीद चैलेंजों के लिए तैयार करने के लिए मौलाना महमूद मदनी ने बाज़ाब्ता इदारा कायम करने की पहल की है। इस प्रोजेक्ट के तहत मदारिस के फुजला को तरबियत देकर असरी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट और शेखुल हिंद एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में जमीयत उलमा हिंद के नुमाइंदों के अलावा मुल्क के दूसरे मारूफ इदारों के माहिरीन ने भी शिरकत की। वर्कशॉप में मुस्लिम लीडरशिप और जदीद तकाज़ों के तहत मदारिस के फुजला को तैयार करने का एजेंडा मौजू रहा, ताकि एक 2 साला कोर्स और उसके निसाब को तरतीब दिया जा सके। एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है कि आज के ज़माने में जो नए चैलेंज हैं इंसानियत के सामने, उनको समझकर और जिस ज़बान को लोग समझते हैं उस ज़बान में कम्युनिकेट करना, ये एक बड़ा मसला है। मुजवज़ा मंसूबे के मुताबिक पूरा कोर्स 2 साला मुद्दत पर मुहित होगा, जिसमें पहला सेमेस्टर 16 से 18 हफ्तों का होगा तो दूसरा सेमेस्टर 12 से 14 हफ्तों का होगा। इसके अलावा 4 से 6 हफ्तों का प्रैक्टिकल और 2 हफ्तों की तातील होगी। माहिरीन का मानना है कि जदीद तकाज़ों के लिए उलमा को तैयार करना ज़रूरी है। उलमाए दीन और मुफ्तियान शरीअतीन जो हैं वो ज़िंदगी के जो दूसरे मैदान हैं जिनका इंसानी ज़िंदगी से रोज़ वास्ता पड़ता है, उसमें भी उनका इख्तिसास हो, उसमें भी उन्हें इम्तियाज़ हासिल हो, ये उसके लिए कोशिश है। जदीद तकाज़ों के एतबार से हम लोगों को जिस तरह से उलमा को और अइम्मा को तैयार करना था वो नहीं कर सके। हिंदुस्तान भर में मदारिस के जाल फैले हुए, हर जगह उलमाए कराम मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोगों को मुंतखब करना चाहिए कि किन के अंदर कौन सी सलाहियत है। अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ हर जगह मौजूद हैं तो एक ही निसाब चल रहा है। कहीं वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, कहीं स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, कहीं सोशल साइंसेज पे बात हो रही है, कहीं लिटरेचर पे बात हो रही है, कहीं साइंस पे बात हो रही है। तो हमें ऐसे ही करना है कि ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि एक ही समत में सबको दौड़ाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें बहुत संजीदगी से गौर करना है कि किस फील्ड में कौन लोग आ सकते हैं। हिंदुस्तान के बेशतर मदारिस में असरी तकाज़ों के तहत निसाब की तब्दीली का अमल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मदारिस के फारिगीन के लिए अंग्रेजी ज़ुबान से लेकर जदीद उलूम की मालूमात किसी मौमे से कम नहीं हैं। शेखुल हिंद ट्रस्ट के इस प्रोजेक्ट से कुछ तब्दीली ज़रूर आ सकती है, लेकिन हकीकी तब्दीली के लिए हिंदुस्तान के मदारिस को अपना निसाब जदीद उलूम और शरई उलूम की हम आहंगी पर तरतीब देना होगा। ETV न्यूज़, नई दिल्ली। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक।
अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती है उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया यात्री लोगों को। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पयामे इंसानियत की तहरीक हिंदुस्तानी मुआशरे में सेकुलर इक़दार के फ़रोग़ और बाहिमी मेलजोल बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ये तहरीक मुसलमानों और दीगर हमवतनों के दरमियान अच्छे रिश्तों के लिए कोशां है। तहरीक के कारकुन उत्तराखंड में मुतासरीन को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के बानियों ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने के साथ इंसानी इक़दार की आबियारी के लिए पयामे इंसानियत की तहरीक कायम की। पयामे इंसानियत के बैनर तले मुल्क भर में बड़े बड़े इजलास किए गए। उनके जरिए इंसानों को इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करने का पैगाम दिया गया। पयामे इंसानियत आज भी इसी मिशन पर चल रही है। उत्तराखंड की आफत समावी हो या सैलाब की तबाहकारियां, पयामे इंसानियत के कारकुन इंसानों की दादरसी के लिए पेश रहते हैं। प्याम इंसानियत का बुनियादी मकसद ये है कि हम एक दूसरे को आपस में जोड़े, एक दूसरे को जो टूटे हुए दिल हैं उसको जोड़े और प्रेम भाई का वातावरण हम समाज में, देश में फैलाए। किसी धर्म या किसी जाति को हम लोग सामने नहीं रखते हैं। कहीं कोई घटनाएं हो गई तो उसको हम लोग जाकर रिलीफ की हैसियत से काम करते हैं। इंसानियत के दुख दर्द में शरीक होना ही सबसे बड़ी प्याम इंसानियत है कि कोई घटना हुई या किसी तरह का कोई माशरे के ऊपर या इंसानियत के ऊपर किसी तरह की परेशानी लाहिक हुई तो हम उसके दर्द दुख में अपने जिस्मानी तौर से और जो माली इमदाद हो सकती है उसके तौर से शरीक होते हैं और उनकी खैरख्वाही और हमदर्दी करने की कोशिश करते हैं। पयामे इंसानियत की जानिब से इंसानी इक़दार के फ़रोग़ के लिए लिटरेचर शाया किया जाता है। इसे पूरे मुल्क में मुफ्त तकसीम किया जाता है। पयामे इंसानियत का मानना है कि मुल्क में फैली बदउनवानी और दीगर खराबियों की इस्लाह के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। ETV न्यूज़, लखनऊ। 22 जून को जयपुर में मुनक्किद हुई ETV उर्दू के चौथे सेमिनार चैलेंजेस बिफोर माइनॉरिटीज की कामयाबी पर ETV उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र को मुल्क भर से लगातार मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। इसी की कड़ी के तौर पर अंजुमन तालिमुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों ने कल जयपुर में ETV के दफ्तर पहुंचकर जगदीश चंद्र को मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर ETV के जरिए अक़लियतों के मसाइल को नई आवाज देने के लिए इनका शुक्रिया भी अदा किया गया। अंजुमन के नुमाइंदों की तरफ से जगदीश चंद्र को सपासनामा भी पेश किया गया, जिसमें कौम के लिए जगदीश चंद्र की खिदमात को शायरी में ढाला गया है। इस मौके पर हाजी इकरामुल्लाह, डॉक्टर परवेज वारसी और हाजी इलियास समेत अंजुमन के कई नुमाइंदे मौजूद थे। साथ ही ETV राजस्थान न्यूज इंचार्ज परवीन दत्त और ETV उर्दू के नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी भी मौजूद थे। उधर उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर आजम खान और अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला शरीफ ने जगदीश चंद्र को खत लिखकर सेमिनार की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। चंद्रा साहब से हमने मिलके इसलिए हम आए थे कि इन्होंने मुसलमानों को एक बेदारी पैदा कर दी है, उस पर कौम को जगाया है। एजुकेशन के मामले में भी हर तरीके से यकजा करने के लिए उन्होंने जो काम किया है
उस दिन का हम शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे कि भाई जो आज हमारी कौम को आपने हर मसले से, एजुकेशन के मामले में, रोज़गार के मामले में, मुस्लिम मसाइल के मामले में जो प्रोग्राम दे। ये 4 कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं मुस्लिम मसाइल को लेके, और वो हर पार्टी के जो नज़रियात हैं एक स्टेज पे बिठाते हैं और सबके नज़रियात जो हैं मुस्लिमों के प्रति उनके क्या नज़रियात हैं वो असल में आवाम तक पहुंचाते हैं। डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, ये बहुत बड़ा काम। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोज़ जो मुसलमानों के मसाइल को जो अपने टीवी के ज़रिए। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर और नोबेल एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम दिल्ली में 40 रोज़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब में वजीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने कहा कि इस तरह के वर्कशॉप से तलबा और तालिबात की पर्सनालिटी में निखार आता है। उन्होंने नोबेल एजुकेशन फाउंडेशन को HRD से मुंसलिक करने से इनकार नहीं किया। उन्होंने 6 साल से मुस्तकिल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर और नोबेल एजुकेशन की जानिब से चलाए जा रहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की सताइश की। Elsewhere also, it's very important in your personal life and professional life to be able to effectively communicate, and I think that's what this program is about being able to communicate and your personality development on how you project yourself. And I congratulate the organizers and the India Islamic Cultural Center for supporting this activity for 6 years and made this activity flourish more. कॉन्फिडेंस लेवल हमने बच्चों में देखा, ये तो बहुत ही ताज्जुब हुआ मुझे देख के, और जब ये जान के कि मदरसा से भी बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं बच्चे, बेहद खुशी हुई। और मैं चाहूँगा कि बच्चे इसको कायम रखें और यही 40 दिन ही नहीं बल्कि इसके आगे भी इस किस्म के फाउंडेशन कोर्सेज चलते रहें जिसमें इनको अपने आप पे टोटल कॉन्फिडेंस आ जाए। बिहार की दूसरी सरकारी जबान उर्दू के अमली निफाज के सिलसिले में गुज़िश्ता 18 साल पहले कायम की गई उर्दू डायरेक्टरेट का अब तक सर्विस रूल नहीं बना है। अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। वहीं उर्दू आबादी इस मामले पर सख्त नाराज है। खुद हुकूमत में शामिल मुस्लिम लीडरों का कहना है कि उर्दू के फरोग के लिए कायम उर्दू डायरेक्टरेट की इस सूरत हाल पर उन्हें बेहद अफसोस है। JDU लीडर और साबिक MLC प्रोफेसर असलम आजाद ने इस सिलसिले में हुकूमत से फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। सरकार की तो गफलत है जो 30 वर्षों में भी नियमावली नहीं बनी, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपने को जिम्मेदार महसूस करते हैं, इसलिए कि जमहूरियत में बग़ैर जिद्दोजहद के तश्त में रख करके तोहफा जो है आपको कोई पेश नहीं कर देगा। रांची के पहाड़ी टोला झुग्गी झोपड़ी बचाव समिति के एक वफ्द ने कल झारखंड के गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद से मुलाकात की। वफ्द ने सैयद अहमद से तजावुजात हटाओ मुहिम के मुतासिरीन को बसाने का मुतालबा किया। समिति के सदर जुनेद आलम के मुताबिक मई 2011 में पहाड़ी टोला के 400 झोपड़ियों को मिस्मार कर दिया गया था। तब से मुतासिरा खानदान सख्त परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। झारखंड के महामहिम डॉक्टर सैयद अहमद राज्यपाल से मिले और उनसे 2011 में उजाड़े गए पहाड़ी टोला से जो विस्थापित हैं उनके पुनर्वास की मांग को रखे, जिन्हें उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और प्रधान सचिव को बुला। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम